वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एल्डस हक्सले द्वारा लिखा गया लेसन जे.सी. बोस का डिटेल्ड समरी एंड एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग एल्डस हक्सले के बारे में जान लें। एल्डस हक्सले इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस राइटर्स में से एक माने जाते हैं एल्डस हक्सले। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोइट। उन्होंने अपना लिटरेरी करियर बेसिकली एज अ पोइट स्टार्ट किया था, बट ही इज़ बेटरली नोन फॉर हिज नावल्स एंड ऐसे। बट उनको ज़्यादातर उनके नावल्स और एसेज के लिए ज़्यादा जाना जाता है। बाय टेम्परामेंट ही वॉज अगेंस्ट वॉर एंड वायलेंस। बेसिकली वो नफ़रत और लड़ाई और जंग के अगेंस्ट थे, हिंसा के अगेंस्ट थे। दैट्स वाई ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1937 एंड सेटल्ड इन अमेरिका। यही कारण है कि उन्होंने इंग्लैंड को 1937 में छोड़ दिया और अमेरिका में सेटल हो गए। एज ए नावलिस्ट ही वॉज लेस इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ आर्ट ऑफ नरेशन। नावलिस्ट के तौर पे उन्हें नरेशन की आर्ट में ज़्यादा रुचि नहीं थी। हिज मेजर कंसर्न वॉज टू प्रोपेगेट हिज आइडिया। उसका मुख्य कोशिश ये होती थी कि वो अपने विचारों को प्रमोट कर सके। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप, आइलैंड और हक्सले सिग्निफिकेंट, ये कुछ उनके मुख्य नॉवेल्स हैं। अलॉन्ग विद द नॉवेल्स हक्सले रोट नंबर ऑफ ऐसे। नॉवेल्स के साथ साथ उन्होंने कई ऐसेज भी लिखे हैं। द ऐसे फॉर्म प्रोवाइडेड हक्सले अ रूम टू एक्सप्रेस हिज व्यू, हिज एंजाइटीज एंड हिज कंसर्न्स फ्रेशली। ऐसे ने उसको एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड किया जिससे कि वो नए ढंग से अपने विचारों को, अपने एंजाइटीज़ को एक बेहतर और फ्री ढंग से हमारे सामने पेश कर सकते थे। दैट इज़ वाई हिज एसेज आर हाईली पर्सनल एंड फ्री कॉन्टेम्पलेशंस ओवर लाइफ। यही कारण है कि ज़्यादातर उनके ऐसे जो हैं वो पर्सनल माने गए हैं। अलॉन्ग द रोड, द ऑलिव ट्री एंड सेंड मीन्स आर हिज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऐसे कलेक्शंस। ये उनके ऐसेस की कुछ कलेक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट ऐसेस की। हक्सले ट्रेवल्ड वाइडली एंड गेव अकाउंट ऑफ द प्लेसेस विजिटेड। वो काफ़ी घूमे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान और उस समय के सभी चीज़ों को उन्होंने एक ट्रैवलॉग जिसका नाम टेस्टिंग पायलट है, उस नाम के अंडर अपने सभी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस को उन्होंने बयान किया है। टेस्टिंग पायलट इज़ एन आउटकम ऑफ हिज विजिट टू डिफरेंट प्लेसेस। हक्सले वॉज ऑल द टाइम इन सर्च ऑफ एन यूटोपियन सिटी। वो हमेशा काल्पनिक सपनों की दुनिया की खोज में रहते थे। हिज जील इज़ वेल रिफ्लेक्टेड थ्रू लिटरेरी वर्क। उनकी जुनून, उनका पैशन टू राइट जो है वो उनके रचनात्मक तरीक़ों से या उनकी रचनाओं से भली भांति उजागर होता है। हक्सलेस क्वेस्ट फॉर द वेलफेयर सोसाइटी मेक्स हिम द आउटस्टैंडिंग ह्यूमनिस्ट ऑफ अवर टाइम। उसकी कोशिश ये थी कि संपूर्ण दुनिया का विकास हो सके, इसीलिए उसको एक आउटस्टैंडिंग ह्यूमनिस्ट भी हमारे समय का माना जाता है। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन एल्डस हक्सले के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज एल्डस हक्सलेस जे.सी. बोस। द प्रेजेंट एसे इज टेकन फ्रॉम हक्सलेस बुक ऑफ ट्रैवल्स टेस्टिंग पायलट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था जिसका नाम है टेस्टिंग पायलट, जिसमें कि उन्होंने अपने ट्रैवल जर्नीज़ के अकाउंट को मेंशन किया है और ये ऐसे भी उनका इंडियन विजिट के दौरान का हिस्सा है टेस्टिंग पायलट का। जैसे जे.सी. बोस इज़ अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट बाय हक्सले टू अ वेल नोन फिजिस्ट एंड बॉटनिस्ट। ये एक श्रद्धांजलि है हक्सले के द्वारा जे.सी. बोस को। दी ऐसे ऑल्सो रिवील्स हक्सलेस लव फॉर साइंस। और ये ऐसे हक्सले के साइंस के प्रति प्यार को भी हमारे सामने लेके आता है। देयर आर 2 रीजन्स फॉर हक्सलेस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस। इसके 2 मुख्य कारण थे। द एक्सपेरिमेंटर्स इज़ अ क्यूरियस वर्क एंड स्पेशल टैलेंट armed with a tea canister and some wire with the silk, a little sealing wax and 2 or 3 jam pots. Faraday marched forth against the mysterious powers of electricity. He returned in triumph. ठीक है, उसके 2 मुख्य कारण थे। वो मुख्य कारण हम लोग अंत में करेंगे। तो अब हम लोग अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंटर्स इज़ अ क्यूरियस एंड स्पेशल टैलेंट। तो राइटर कहता है कि एक्सपेरिमेंटर होना, शोधकर्ता होना एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाला टैलेंट है। आर्म्ड विद, सशक्त होना,
with a tea canister and some wire with silk, a little sealing wax and 2 or 3 jam pots. Faraday marched forward against the mysterious powers of electricity. इसी तरीके से कुछ साधारण सी चीज़ें जैसे टी कैनिस्टर, वायर, सिल्क, सीलिंग वैक्स, इन कुछ सिंपल सी चीज़ों के साथ फैराडे ने, जो कि एक शोधकर्ता थे, उन्होंने बिजली की रहस्यमयी ताकतों को हमारे सामने उजागर किया. ही रिटर्न इन ट्रायम्फ विद देयर कैप्चर सीक्रेट. और अंत में उसने अपने उस शोध में कामयाबी हासिल की और हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी. इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ सुटेबली जस्टापोजिंग द वैक्स, द ग्लास जार्स एंड द वायर. सिर्फ इतना था कि सभी चीज़ों का एक बैलेंस्ड मिश्रण करना था, तभी उन्होंने उस चीज़ को खोजना था. बट इसी चीज़ को किस तरीके से करना है, किस क्यूरोसिटी से करना है, किस मात्रा में करना है, उसी स्पेशल टैलेंट को हम लोग साइंटिस्ट कह देते हैं, खोजकर्ता, शोधकर्ता कह देते हैं. द मिस्टीरियस पावर्स कुडंट हेल्प सरेंडरिंग. वो कहता है कि वो रहस्यमयी पावर्स को हम लोग सरेंडर नहीं कर वो रहस्यमयी पावर फैराडे की विल पावर के आगे अंत में उनको सरेंडर होना पड़ा. सो सिंपल इफ़ यू हैपन टू बी अ फैराडे. और अगर बात करें तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, बट अगर हम लोग इसे एनालाइज करें तो ये सिंपल सी बात नहीं है. ये ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क था जिसने कि उसको ये फ्रूट प्रोवाइड किया था. तो ये कहना गलत नहीं होगा. राइटर के मुताबिक साइंटिस्ट जो हैं, दे होल्ड अ स्पेशल टैलेंट इन देयर देमसेल्व्स टू डिस्कवर न्यू इन्वेंशंस. एंड इफ़ यू हैपन टू बी सर J.C. Bose, it would be so simple with a and if you wanted to happen to be Sir J.C. Bose, it would be so simple with a little clockwork, some needles and filament to devise machines that would make visible the growth of plant, the pulse of vegetable hearts, the twitching of their nerves, the processing of their digestion. और अगर वो कहता है कि आप J.C. Bose हो, तो वो ये प्रोसेस और भी सिंपल है, जो कि और सिंपल चीज़ें जैसे लिटिल क्लॉक वर्क हो गया, नीडल्स होगी, फिलामेंट हो गया, इन चीज़ों से ऐसी इन्वेंशंस उसने की जिससे कि हम लोग प्लांट टिश्यूज़ की माइन्यूट से माइन्यूट मतलब छोटी से छोटी ग्रोथ को भी महसूस कर सकते थे, देख सकते थे. इट वुड बी सिंपल दो इट कॉस्ट इवन बॉस लॉन्ग ईयर ऑफ लेबर टू परफेक्ट हिज इंस्ट्रूमेंट्स. नो डाउट देखने में हमें ये सिंपल लगेगा जब हम लोग इसकी इन इन्वेंशंस को पढ़ेंगे, बट हक्सले कहता है J.C. बोस को अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को परफेक्ट करने में सालों की सख्त मेहनत लगी है. फिर जाके वो उसके ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो परफेक्टली हम लोगों को प्लांट्स की अलग अलग प्रोसेसेस को रिकॉर्ड करके दिखा पाने में सक्षम हुए हैं. यानी कि एक एक्सपेरिमेंटर के अंदर जहाँ पे क्यूरोसिटी एंड स्पेशल टैलेंट होना ज़रूरी है, उतनी ही पेशेंस और हार्ड वर्क भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क टू डिस्कवर अ न्यू थिंग. बहुत कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, तो जाके किसी नई चीज़ का आविष्कार हो पाना मुमकिन हो पाता है. और J.C. बोस के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ एल्डस हक्सले ने महसूस की थी. एट द बोस इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा द ग्रेट एक्सपेरिमेंटर हिमसेल्फ वॉज अवर गाइड. तो बोस अपनी एक विज़िट के बारे में बता रहा है जो कि बोस इंस्टीट्यूट में उसने की थी, जो कि कलकत्ता में है, जहाँ पे वो कहता है कि खुद J.C. बोस हमारे गाइड थे, जो अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग, उनकी ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों को बारीकी से समझा रहे थे. थ्रू ऑल एन आफ्टरनून वी फॉलोड हिम फ्रॉम मार्बल टू मार्बल. वो कहता है कि पूरी शाम हम लोग उसके स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहे, आर्डेंटली एंड विद एन एंथुजियाज्म, विद ए कॉपिशियसनेस ऑफ आइडियाज़ that were almost too much for his powers of expression, and left him impatiently stammering with the effort to elucidate methods, appraise results, unfold implications. He expounded them one by one. वो कहता है कि बड़े ही उत्तेजना के साथ, बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ वो चीज़ें जिन्हें कि शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था उसके लिए भी और मेरे लिए भी, वो एक एक करके किस तरीके से उसने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स ने वर्क किया, किस तरीके से उसने रिज़ल्ट बनाए, एक एक करके अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग रिज़ल्ट्स को हमारे सामने वो
डिटेल में डिस्क्राइब करता चला जा रहा था, बहुत ही एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म में। वी वॉच द ग्रोथ ऑफ प्लांट बीइंग ट्रेस्ड आउट ऑटोमेटिकली बाय अ नीडल ऑन अ शीट ऑफ स्मोक ग्लास। हम लोगों ने अपनी नंगी आँखों से देखा किस तरीके से एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट जिसको कि उसने एक नीडल और एक स्मोक्ड ग्लास के शीट ऑफ स्मोक्ड ग्लास के ज़रिए बनाया था, हम वो प्लांट की ग्रोथ को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा था। वी सॉ इट्स सडन शटरिंग रिएक्शन टू एन इलेक्ट्रिक शॉक। फिर उसने हम लोगों को स्टिमुलाई का रिएक्शन दिखाने के लिए प्लांट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया और बिल्कुल उसी प्रकार की ट्विचिंग दिखाई जैसे कि ह्यूमन बींग्स को इलेक्ट्रिक शॉक पड़ने पर करती है। तो उसने ये कहा कि एक एक करके उसने अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बारीकी से हमारे सामने दिखाना शुरू किया। और सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, उसने देखा कि उस इंस्ट्रूमेंट से वो सिंपल से अपरेटस एक नीडल और स्मोक शीट ऑफ स्मोक ग्लास के ज़रिए वो प्लांट की माइन्यूट से माइन्यूट ग्रोथ और इट्स रिएक्शन टू स्टिमुलाई को मेज़र कर सकते थे। ईच टाइम वी वॉच्ड प्लांट फीडिंग इन प्रोसेस We watched a plant feeding in the process. It was exhaling minute quantities of oxygen. Each time the accumulation of exhaled oxygen reached a certain amount, a little bell, like the bell warns you when you are nearly at the end of your line of typewriting, automatically rang. फिर वो कहता है कि उनका अगला आविष्कार जो था वो था एक ऐसी बेल का आविष्कार, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार जो कि प्लांट्स की रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्टडी करता था। वो कहता है कि उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के कलेक्ट होने के बाद एक बेल बजती थी, जो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब हम लोग टाइपराइटर टाइप करते हैं और जब लाइन का एंड आ जाता है तो वैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल उसी तरीके की आवाज़ आती थी जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती थी। और जब ऑक्सीजन बाहर चल जाती थी बिल्कुल उसी तरीके से वो आवाज़ आना बंद हो जाती थी। तो यानी कि हम लोगों ने प्लांट्स की रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी उसके एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए स्टडी किया। व्हेन द सन शोन ऑन द प्लांट द बेल रैंग ऑफन एंड रेगुलरली। शिडिड द प्लांट स्टॉप फीडिंग द बेल रैंग ओनली एट लॉन्ग इंटरवल नॉट एट ऑल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ज़्यादा फास्ट एक्सहेलिंग इनहेलिंग करते हैं। तो वो कहता है कि जब प्लांट्स को सनलाइट में रखा गया था तो वो बेल लगातार इंटरवल्स पे बजती थी, बट जैसे ही उसे इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट किसी शेड में रख दिया गया तो वो बेल बहुत लंबे इंटरवल्स के बाद बजती थी या फिर बजती ही नहीं थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बारीकी से प्लांट की रेस्पिरेशन प्रोसेस को मेज़र भी किया और स्टडी भी किया। तो ये था उसकी दूसरी इन्वेंशन। ए ड्रॉप ऑफ स्टिमुलेंट added to the water in which the plant was standing set the bell wildly ringing as though some record breaking typist were at the machine। और जैसे जब हम लोग तेज़ी से भागते हैं हम लोगों की रेस्पिरेशन भी तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। उसी प्रकार से वो कहता है कि मैंने एक ज़रा सा स्टिमुलेंट जो कि प्रोसेस को फास्ट कर देता है जब डाला प्लांट के रूट्स के अंदर, तो वो बेल भी तेज़ी से बजना शुरू हो गई। जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तेज़ी से टाइप राइटिंग कर रहा हो, यानी कि जैसे हम लोगों का स्टिमुलेंट ऐड करने पर हमारी प्रोसेसेस फास्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी स्टिमुलाई के लिए रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर था। नियर इट फॉर द प्लांट वॉज फीडिंग आउट ऑफ द डोर स्टूड अ लार्ज ट्री। सर J.C. Bose told us that it had been brought to the garden from a distance. Transplanting is generally fatal to a full-grown tree. It dies of shock. So would most men if their arms and legs were amputated without an anesthetic. Bose administered chloroform. The operation was completely successful. Walking the anesthetized tree immediately took root in its new place and flourished. फिर जो फोर्थ चीज़ उन्होंने हमें दिखाई वो ये थी कि उन्होंने अपने घर के बाहर पार्क में एक ट्री दिखाया और कहा कि ये ट्री जो है वो किसी दूसरी जगह से यहाँ पे लगाने के लिए लेके आए हैं। अब हम लोगों ने ये तो सुना है कि छोटे छोटे प्लांट्स को हम लोग नर्सरी से लेके आ सकते हैं, क्या एक बड़े वृक्ष को लेके आया जा सकता है? तो ये इनके लिए हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना
ट्री को ट्रांसप्लांट करना उस ट्री के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो ट्री मर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोगों को बिना एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिए हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का ऑपरेट कर दिया जाए तो हम लोग जैसे मर जाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से प्लांट की भी डेथ होनी पॉसिबल है। बट जेसी बोस ने इसका भी तरीका बताया। वो कहता है कि अगर ट्रांसप्लांट करने से पहले हम लोग उस फुल्ली ग्रोन ट्री की जड़ों में क्लोरोफॉर्म को ऐड कर दें तो उसका हाल बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे हम लोगों का ऑपरेशन के वक्त होता है। हम लोगों के एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर दिया जाता है और फिर हमारे बॉडी को ऑपरेट कर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से वो कहता है कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म से उसको एनेस्थाइज कर देंगे तो फुल्ली ग्रोन ट्री को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। बट एन ओवरडोज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज़ एज फैटल टू अ प्लांट एज टू अ मैन। पर वो कहता है कि एक ज़रा सा क्लोरोफॉर्म का ओवरडोज हुआ तो वो उतना ही हानिकारक प्लांट्स के लिए होगा जितना कि इंसान के लिए। अगर हमें नशे ज़्यादा दे दिया जाए तो वो भी हमारी मौत का कारण बन सकता है। उसी तरीके से प्लांट को भी वो ज़्यादा या कम कर दिया जाए तो प्लांट की डेथ का कारण। तो इसीलिए हमें कितना डोज ट्री को देना है उसके ऊपर एक चेक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन वन ऑफ द लेबोरेटरीज वी वर शोन द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स बीटिंग ऑफ प्लांट्स हार्ट। फिर हम लोगों को अगला इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया गया वो था प्लांट की हार्ट बीट को स्टडी करने वाला। जैसे हमारी ECG की जाती है बिल्कुल उसी तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट था। बाय अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, इसमें कुछ सिस्टम ऑफ लीवर्स थे सिमिलर इन प्रिंसिपल टू दैट विच द सेल्फ रिकॉर्डिंग बैरोमीटर, जैसे बैरोमीटर होते हैं उसके, हैज़ मेड अस फेमिलियर बट एनॉर्मसली मोर डेलिकेट एंड सेंसिटिव। बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव था। द minute pulsations which occur in layer of tissue immediately beneath the outer rind of stem are magnified literally millions of times and recorded automatically in dotted graph on a moving sheet of smoked glass। तो वो कह रहे हैं कि और इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए प्लांट की छोटी सी छोटी रिएक्शन को एक स्मोक्ड ग्लास के ऊपर ग्राफ की फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट होता हुआ देख सकते हैं, जैसे इंसान की ECG की डिस्क्रिप्शन होती है। बोस इंस्ट्रूमेंट है मेड विजिबल थिंग्स दैट इट हैज़ बीन hitherto impossible to see even with the aid of the most powerful microscope। बोस के इंस्ट्रूमेंट ने नंगी आंखों से हमारे लिए उन चीज़ों को देखना मुमकिन कर दिया है जिसे कि सुपर माइक्रोस्कोप या पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना भी मुमकिन पहले नहीं था। The normal vegetable heartbeat, as we saw it recording itself point by point on the moving plate, is very slow। तो जो नॉर्मल हार्ट बीट थी एक वेजिटेबल प्लांट की वो बहुत स्लो थी, हम लोगों ने देखा। It must take the best part of a minute for the pulsating tissue to pass from maximum contraction to maximum expansion। यानी कि जैसे हमारा हार्ट बीट लुक डुब 72 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली एक नॉर्मल हार्ट बीट करता है। तो वो कहता है कि बट यहाँ पे जो ग्राफ था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था और ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 1 मिनट लग जाता था अपर लब और डब में, यानी कि मैक्सिमम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में उनको 1 मिनट लग जाता था। बट ये था कि ये नॉर्मल वे में उसकी वर्किंग को प्रेजेंट करने में बिल्कुल कैपेबल था। द ग्राफ The stimulant, but a grain of caffeine or camphor affects the plant heart in exactly same way it affects the heart of an animal। बट जैसे ही हम लोग कैफीन या कैम्फर डाल देते थे प्लांट के अंदर, तो जैसे हमारा हार्ट कैफीन लेने के बाद या एनिमल का हार्ट कैफीन लेने के बाद तेज़ी से बीट करना शुरू कर देता है, वैसे ही कुछ रिएक्शन जो था वो प्लांट का भी था। यानी कि जिस तरीके से हम लोग किसी चीज़ को ऊपर रिएक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स एनिमल, वैसा ही रिएक्शन प्लांट भी उन चीज़ों के प्रति प्रोवाइड करते हैं। द stimulant was added to the plant's water and almost immediately the undulation of graph lengthened out under our eyes and at the same time came closer। The pulse of plant's heartbeat had become more violent and more rapid। After the pick me up we administered poison। इसके बाद वो कहता है कि हम लोगों ने फिर पॉइजन का रिएक्शन देखने के लिए हम लोगों ने प्लांट में प्लांट की रूट्स में पॉइजन को अप्लाई किया। ए मॉर्टल डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म वाज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। द ग्राफ बिकेम द रिकॉर्ड ऑफ अ डेथ एग्नी।
हम लोगों ने ज़्यादा डोज जो था क्लोरोफॉर्म का पानी में डाल कर प्लांट की जड़ों में डाल दिया। अब ग्राफ कैसा था, जिस तरीके से किसी इंसान को जहर दे दिया जाए और जैसे ही उसकी ईसीजी आएगी तेज़ी से ऊपर नीचे जाती हुई और फिर एकदम सीधी लाइन हो जाती, बिल्कुल उसी तरीके से वो प्लांट की लाइफ की स्ट्रगल को दिखाता हुआ हमारे सामने एक ग्राफ प्रेजेंट हुआ। एज द पॉइजन पैरालाइज द हार्ट, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द ग्राफ लेटेंड आउट into a horizontal line halfway between extremes of undulation। जैसे जब हमारी डेथ होती है तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है ईसीजी की, बिल्कुल उसी तरीके से जब प्लांट भी अपनी स्ट्रगल करने के बाद थक गया तो उसकी लाइंस भी बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी थी, हॉरिजॉन्टल हो चुकी थी। बट सो लॉन्ग as any life remained in the plant, the medical line did not run level but was jagged with sharp irregular ups and down। बट जब तक थोड़ी सी भी लाइफ थी तब तक वो लाइंस थोड़ी थोड़ी अप एंड डाउन थी, बट जैसे ही प्लांट की डेथ हो गई वैसे ही वो लाइन एक झटके से सीधी स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो चुकी थी। आफ्टर अ लिटल वाइल देयर वर नो मोर अप्स एंड डाउन। कुछ समय के बाद कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं थे। द लाइन ऑफ डॉट वॉज क्वाइट स्ट्रेट, द प्लांट वॉज डेड। और लाइन एकदम स्ट्रेट हो चुकी थी ह्यूमन बीइंग या एनिमल के जैसे, और प्लांट जो था वो मर चुका था। यानी कि जिस तरीके का रिएक्शन हमारा होगा पॉइजन के प्रति प्लांट का होगा, एनिमल का होगा, वैसा ही कुछ रिएक्शन जो था वो प्लांट के हार्ट ने भी प्रेजेंट किया था। द स्पेक्टिकल ऑफ डाइंग एनिमल अफेक्ट्स अस पेनफुली, वी कैन सी इट्स स्ट्रगल्स एंड सिंथेटिकली समथिंग ऑफ इट्स पेन। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक जानवर को जब हम लोग अपने सामने तड़प के मरता हुआ देखते हैं वो हमारे दिल को झंझोड़ देता है, और कई बार तो हम लोगों को उससे हमदर्दी भी होती है, हमें उसका दर्द महसूस भी होता है। द अनसीन एगनी ऑफ प्लांट लीव अस इंडिफरेंट। बट आज जब हम लोगों ने एक प्लांट के दुख को महसूस किया तो हम लोग भी हैरान थे कि प्लांट को भी उतना ही दुख होता है। टू अ बीइंग विद आइज a million times more sensitive than our, the struggles of a dying plant would be visible and therefore distressing। और वो कह रहे हैं कि जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत भावनात्मक हैं, अगर वो इन चीज़ों को देखेंगे तो वो उनका दिल जो है और भी ज़्यादा प्रताड़ित हो जाएगा। बोथ इंस्ट्रूमेंट्स एंडोज अस विद दिस मोर देन माइक्रोस्कोपिकल एक्यूटनेस ऑफ विजन। और बूस ने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप से ज़्यादा एक्यूटनेस ऑफ विज़न यानी कि क्लैरिटी ऑफ विज़न प्रोवाइड करते हैं। वो चीज़ें भी हम लोग देखने में पॉसिबल हो जाते हैं जो माइक्रोस्कोप से भी पहले देखी नहीं जा सकती थी। द पॉइजन फ्लावर मैनिफेस्टली रिट्स बिफोर अस। हम लोग अपने सामने एक जहर से प्लांट के मरते हुए तड़पने की एगोनी को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द लास्ट मोमेंट्स आर सो डिस्ट्रेसिंगली लाइक दोज ऑफ मैन that we were shocked by the newly revealed spectacle of them into a hitherto unfelt sympathy। और जिस तरीके से हम लोगों उस प्लांट के आखिरी पलों को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वो बिल्कुल उसी प्रकार से था जिस प्रकार से एक इंसान को जब जहर दे दिया जाए उसके आखिरी पलों के टाइम वो दुख दर्द महसूस करेगा, उसका दिल तड़पेगा, वो उसकी बॉडी पार्ट तड़पेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार प्लांट ने भी वही रिएक्शन प्रोवाइड किया। सेंसिटिव सोल्स who may visit to the slaughterhouse has converted to a vegetarianism will be well advised if they do not want to have their menu still further reduced to keep clear of the Bose Institute। सेंसिटिव सोल वो लोग जो बहुत भावनात्मक हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, जिन लोगों ने एक बार कसाई की दुकान पे जाके वहाँ पे जानवर को मरते हुए देख के, तड़पते हुए मरते देख के वेजिटेरियन डाइट लेना शुरू कर दिया था, उनको ये एडवाइस देता है हक्सले कि वो जेसी बोस के इंस्टीट्यूट में ना जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो वो प्लांट की ऐसी तरसयोग डेथ को देख के शायद वो फिर प्लांट को खाना भी छोड़ देंगे, वो अपने आप को मिनरल डाइट के ऊपर रिड्यूस कर लेंगे। आफ्टर वॉचिंग द मर्डर ऑफ अ प्लांट दे विल प्रोबेबली वांट टू कन्फाइन देमसेल्फ टू अ स्ट्रिक्टली मिनरल डाइट, बट द न्यू सेल्फ denial would be as vain as the old। The ostrich, the sword swallower, the glass-eating fakir are cannibalistic as a frequenter of chop houses take life fatally do the vegetarians। Both early researches on metal researches which show that metal response to stimuli are subject to fatigue and react to poison very much like living vegetable and animal organisms do have deprived the conscientious practitioners of ahimsa of their last hope। और जो लोग अपने आप को अहिंसावादी मानते हैं
बोस के एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि इवन नॉन लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट थिंग्स, मेटल जैसी चीज़ें भी लाइफ के अंदर भी लाइफ होती हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन देती हैं जब उनको स्टिमुलाई दिया जाए, जब उनको किसी पॉइजन कर दिया जाए। तो इस तरीके से उनकी आखिरी उम्मीद कि वो लोग किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर वो बोस के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे तो उनकी वो उम्मीद भी टूट जाएगी। दे मस्ट बी कैनिबल्स फॉर सिंपल रीजन दैट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द इनएनिमेट इज लाइफ। तो बोस के एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करते हैं कि इनएनिमेट थिंग्स के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्लांट्स की उन माइन्यूट से माइन्यूट ग्रोथ को भी हमारे लिए, उन प्रोसेसेस को भी हमारे लिए एनालाइज करना पॉसिबल कर दिया जो पहले हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं था नेक्ड आई के साथ भी। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि दो मुख्य कारण थे हक्सले के, ठीक है। तो वो पहला कारण कौन सा था? हिज ग्रैंडफादर वाज एमिनेंट विक्टोरियन साइंटिस्ट, साइंस में इंटरेस्ट होने के, क्योंकि हक्सले के जो ग्रैंडफादर थे वो भी विक्टोरियन साइंटिस्ट थे, वो भी पहले वैज्ञानिक रह चुके थे। ही हिमसेल्फ वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट पार्शियल ब्लाइंडनेस फोर्स्ड हिम टू लीव द फील्ड। वो खुद भी कुछ समय के लिए डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते थे, बट उसके पार्शियल अंधेपन ने उसको मजबूर कर दिया था साइंस फील्ड को छोड़ने के लिए। हक्सले विजिटेड द बोस इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। हक्सले ने एक बार, अब इसको हम लोग डिटेल में एक बार समरी फिर से देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता वेयर ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट जेसी बोस। इसी तरीके से हक्सले को एक बार मौका मिला बोस इंस्टीट्यूट में जाके जेसी बोस से मिलने का। हक्सले वॉज डीपली एंथ्रॉल्ड बाय बोस व्यूज एंड एक्सपेरिमेंट अबाउट प्लाइंग। जेसी बोस के एक्सपेरिमेंट को पढ़ के एनालाइज करने के बाद हक्सले जो था वो बहुत ही एंथुजियास्टिक था। टू बिकम एन एक्सपेरिमेंट वन शुड नॉट वेट फॉर वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो उसने ये जाना कि एक अच्छा वैज्ञानिक और शोधकर्ता होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक बड़ी लेबॉर्ट्री हो, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हो। वट ऑल नीडेड इज़ एन अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमारे अंदर कभी ना ख़त्म होने वाली एक लालसा हो नॉलेज को, नई नॉलेज और शोध को रियलिटी में तब्दील करने वाली, यानी कि हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा हो जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अचीव करने की विल पावर हमारे अंदर मौजूद रहनी चाहिए। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट हक्सले गिव द एग्जांपल ऑफ फैराडे एंड जेसी बोस। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने जेसी बोस और फैराडे की एग्जांपल दी, जिनके पास ना बड़ी लेबॉर्ट्रीज थी ना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, बट उनके अंदर एक लालसा थी नई नॉलेज को हासिल करने की, जिस लालसा को पूरा करते करते उन्होंने नई चीज़ों को ढूंढा। Faraday, who was in search of mysterious powers of electricity, experimented with meager instruments such as tea vessel, jam, pots, wire, wax and silk. जैसे कि फैराडे की एग्जांपल दी गई है जिसने कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज की और उसके पास कोई बड़े साइंटिफिक हाई प्रोफाइल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उसने सिंपल सी चीज़ें टी का वेसल, जैम, पॉट्स, वायर, इन चीज़ों के साथ इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ की खोज की थी। बोस एक्सपेरिमेंटेशन वाज मोर सिंपल दैन फैराडे बेस्ड ऑन फ्यूटाइल थिंग्स सच एज लिटल क्लॉक वर्क, सम नीडल एंड फिलामेंट। और बोस के जो एक्सपेरिमेंट थे वो तो फैराडे से भी ज़्यादा सिंपल चीज़ों से किए गए थे, जिसमें लिटल क्लॉक वर्क था, बाकी कुछ नीडल और फिलामेंट्स के ज़रिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया। बट बोस न्यू इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोज द मिस्टीरियस powers of mysteries in plants life. It proved that any plant is lively as any living thing. बट उसके इन एक्सपेरिमेंट्स ने हमारे सामने प्लांट्स की रहस्यमयी प्रोसेसेस को लाके एक्सप्लेन कर दिया, और ये भी हम लोगों को बता दिया कि प्लांट भी उतने ही लिविंग हैं जितने कि पृथ्वी पे रहने वाले और क्रिएचर्स हैं। इन द रेस्ट ऑफ द एसे हक्सले एक्सप्लेन्स बोस ऑब्जर्वेशंस अबाउट लाइवलीनेस ऑफ प्लांट। ही वॉज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट मेड बाय बोस। बाकी के हिस्से में वो एक एक करके उसके बोस के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट देखा था या इंस्ट्रूमेंट देखा था वो किस चीज़ को मेज़र करता था? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बीइंग ट्रेस्ड ऑटोमेटिकली बाय अ नीडल ऑन अ शीट ऑफ स्मोक ग्लास। किसी प्लांट के ग्रोथ को ऑटोमेटिकली मेज़र करना सिंपल सी एक नीडल
और शीट ऑफ स्मूथ ग्लास के जरिए, यानी कि प्लांट कैसे कैसे ग्रो करता है उसको एक सिंपल सी इंस्ट्रूमेंट से उसने मेज़र करके हमारे सामने रख दिया, जो कि पहले पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हमारे लिए मेज़र कर पाना या देख पाना मुमकिन नहीं था। शटरिंग रिएक्शन ऑफ ए प्लांट टू इलेक्ट्रिक शॉक, फिर उसने दूसरी जो चीज़ जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक शॉक के प्रति किस तरीके का रिएक्शन एक प्लांट देता है। बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हम इंसान एक इलेक्ट्रिक शॉक के प्रति देते हैं, जैसे हम लोग झटके से हाथ पीछे कर लेते हैं, हमारी नर्व्स में ट्विचिंग हो जाती है, उसी प्रकार का रिएक्शन प्लांट ने भी दिया था। तीसरा था फीडिंग ऑफ ए प्लांट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी प्लांट की। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड फायर, फिर एक फुल ग्रोन ट्री को कैसे क्लोरोफॉर्म दे के हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट वो था फोर्थ। फिफ्थ था रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ ए प्लांट, फिफ्थ था किसी भी प्लांट की हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना, और सिक्स्थ था डेथ ऑफ ए प्लांट ड्यू टू पॉइजन। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस उसने बड़े सिंपल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बोस ने हक्सले को एक्सप्लेन की, और हम लोगों के सामने सिंपल से इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कवर करके रख दिया विद दी नेक्ड आइज। J.C. Bose is very much compact essay, which is an important characteristic of essay form of literature. Huxley begins the essay with the comment on experimentation and directly comes to the simplicity of Bose's experiment and its prolific outcome. तो Huxley essay की शुरुआत शोधकर्ताओं के ऊपर कमेंट से करता है, और फिर वो बताता है कि किस तरीके से J.C. Bose ने सिंपल सी चीज़ों के साथ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं। नाउ हेयर ही डाइवर्जेस इन द essay फ्रॉम द बॉटम लाइन, then it is a personal kind of essay. It is account of Huxley's visit to Bose. ये पर्सनल काइंड ऑफ essay भी माना जाता है, क्योंकि ये हक्सले का निजी एक तजुर्बा था जब उसने बोस इंस्टीट्यूट को कलकत्ता में विज़िट किया था। हक्सले यूज्ड essay फ्रॉम टू प्रोपेगेट हिज आइडिया, और इस essay को उसने अपने J.C. Bose और उसके इंस्ट्रूमेंट के प्रति अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए भी यूज़ किया है। ही ओपाइंस दैट साइंस और टेक्नोलॉजी डू नॉट लाई ऑन एडवांस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसका ये मानना है कि साइंस और नए आविष्कार हाई प्रोफाइल इंस्ट्रूमेंट के गुलाम नहीं है। हमारे अंदर क्वेस्ट फॉर नॉलेज होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, हम लोग सिंपल से सिंपल चीज़ों से भी नई नई इन्वेंशंस कर सकते हैं। According to him, the experimenter is a curious and special talent. Though Huxley was a man of intellect, in his essays he nowhere become pedantic. और उसने ये कहा कि एक्सपेरिमेंटर के अंदर एक स्पेशल टैलेंट, एक स्पेशल क्यूरोसिटी होती है। Even dealing with a subject like plant science, Huxley does not fall prey to technical jargons. The essay talks about क्रेस्कोग्राफ, the most important invention of Bose. इस essay में उसने क्रेस्कोग्राफ की भी बात की है, जो कि J.C. Bose के द्वारा इन्वेंट किया गया सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। दैट मैग्नीफाइज द प्लांट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू की माइन्यूट से माइन्यूट ग्रोथ को भी हमारे सामने मैग्नीफाई करता है। Huxley explains the functioning of this instrument in an elaborate way. He takes care not to mention the technical word. Huxley's style makes it ऐसे readable, और उसने बड़ी बारीकी से उसने हर एक इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग को हमारे सामने रखा है, और ऐसे में उसने ये भी ध्यान रखा है कि वो चीज़ों को सिंपल और रीडेबल फॉर्म में लिखे, जो कि हम लोगों को आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएं। There is one more reason for the popularity of Huxley's essay, and it is the sense of humor. Huxley के essay की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी कारण ये है कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है। थ्रू द प्रेजेंट ऐसे डिस्कसेस अ सीरियस सब्जेक्ट ऑफ प्लांट लाइफ। नो डाउट इस ऐसे में तो उसने एक सीरियस सब्जेक्ट लिया है, जिसमें कि प्लांट लाइफ और प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मेजर किया गया है। हक्सले मेक्स इट अपीलिंग विद हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। फॉर इंस्टांस, टू ऑब्जर्व द एक्सहेलिंग ऑफ ए प्लांट, बोस हैड यूज्ड द बेल दैट रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। जैसे कि उसने ह्यूमर कैसे प्रेजेंट किया इस ऐसे में भी, जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए वो बताता है कि बोस ने बेल का इस्तेमाल किया है। हक्सले कंपेयर्स दिस बेल टू अ बेल ऑफ टाइपराइटर, और ह्यूमर व्यक्त करने के लिए हक्सले ने इस बेल को टाइपराइटर की बेल के साथ कंपेयर किया है, जो बेल तब बजती है जब टाइपराइटर के पेज का एंड आ जाता है। हक्सले कंपेयर्स दिस टू अ record breaking type when a drop of stimulant was added to the water the bell started to tinkle wildly। इसी प्रकार से ह्यूमर तब भी प्रेजेंट करता है जब स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन दिखाया जाता है, और वो कहता है कि जब एक स्टिमुलाई को पानी के साथ मिला के प्लांट की रूट्स में अप्लाई किया जाता है,
हक्सले कंपेयर्स दिस टू अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइपिस्ट, और वो कहता है कि पहले इतनी तेज़ी से बजती है जैसे कोई बहुत ही एक्सपर्ट टाइपिस्ट बड़ी तेज़ी से टाइपिंग कर रहा होता है। हक्सले वॉज मूव्ड बाय ऑब्जर्विंग ए मर्डर ऑफ प्लांट। हक्सले बहुत अंदर से झंझट जाता है जब वो प्लांट की डेथ को ऑब्जर्व करता है। हियर ही कमेंट्स that the people who have become vegetarian after visiting slaughterhouse should not visit the Bose Institute because after watching the terrible phenomenon death of plant they are likely to reduce their menu still further। और यहाँ भी उसके सेंसिटिव होने का भी प्रमाण मिलता है कि वो इतना ज़्यादा मूव हो जाता है प्लांट की डेथ देखकर वो, और वो ये वार्न देता है उन लोगों को, अपने जैसे सेंसिटिव लोगों को, कि जो लोगों ने नॉन वेजिटेरियन डाइट इसलिए छोड़ी थी कि उन्होंने स्लॉटर हाउस में एक एनिमल की डेथ होते हुए देखी थी। और वो कहता है कि वो लोग अब बोस की इंस्टीट्यूट में ना कहीं आ जाएं, क्योंकि अगर वो प्लांट की डेथ को देखेंगे तो वो शायद अपने मेन्यू को और ज़्यादा कम कर लेंगे और स्ट्रिक्टली मिनरल डाइट के ऊपर ही चले जाएंगे। द सब्जेक्टिविटी, ब्रेविटी, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड सिंपलिसिटी लैंग्वेज आर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हक्सले एज एन एसे। तो इस ऐसे में हम लोग देख सकते हैं सिंपल तरीके से, सेंस ऑफ ह्यूमर से, सब्जेक्टिविटी से उसने बड़े ही सिंपल तरीके से बोस और उसके एक्सपेरिमेंट्स को हमारे सामने एक डिटेल्ड वे में प्रेजेंट किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे आज हम लोगों ने एल्डस हक्सले द्वारा लिखे गए प्रोज जेसी बोस को डिटेल में एनालाइज किया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जेसी बोस ने कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट बनाए सिंपल सी चीज़ों से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।